हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, घूर्णन गति के भाग 6 में हम लोग जानते हैं कोणीय संवेग क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल पेपर में कुछ ना कुछ इससे जुड़कर पेपर में मिलता है। यह मेरा अनुमान है, बाकी किसी साल में एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। हर कंपटीशन में कहीं ना कहीं कोणीय संवेग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होता है। इस टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़ें, बड़े ध्यान से समझें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। कोणीय संवेग क्या है, इसके बारे में जान रहे हैं। कोणीय संवेग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, किसके बारे में जानने जा रहे हैं हम? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या है, क्वेश्चन यह उठता है। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम तो हम जानते हैं, संवेग, रेखीय संवेग। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं, हमने ये पढ़ा था। लेकिन एंगुलर संवेग, जब कोई वस्तु घूर्णन गति कर रही हो तो कोणीय संवेग होगा, जब वस्तु रेखीय गति कर रही हो तो संवेग होगा। दोनों पक्ष पढ़ रहे हैं, दोनों गतियां जान रहे हैं। स्थानांतरण गति, रेखीय गति भी समझ रहे हैं यहाँ, और घूर्णन गति भी समझ रहे हैं। अगर हम छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो पक्का ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो कोणीय संवेग और रेखीय संवेग, रेखीय संवेग रेखीय गति में होगा, कोणीय संवेग घूर्णन गति में होगा। अब कोणीय संवेग होता क्या है, इसको समझें। किसी पिंड का कोणीय संवेग, कोई एक कण का निकाले, पहले कण का कोणीय संवेग। नंबर ए पार्ट है कण के लिए। पहले हमारे पास एक कण है, छोटा सा पार्टिकल है, और उसका हमें कौन सा संवेग, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है, पता करना है। तो सिंपल सी बात है, किसी कण का कोणीय संवेग उस कण के रेखीय संवेग के आघूर्ण के बराबर होता है। नहीं आई बात समझ? किसी कण का, ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल, किसी कण का कोणीय संवेग रिप्रेजेंट करते हैं हम जे से। कुछ लोग एल भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रदर्शित करने के लिए कुछ किताबें एल लिख रही हैं, कुछ जे लिख रही हैं। आप दोनों में कोई भी चीज को प्रयोग कर सकते हैं। जे लिखते हैं कोणीय संवेग उस कण के रेखीय संवेग पी के आघूर्ण के बराबर होता है। मीन्स किसी भी कण का कोणीय संवेग निकालना होगा तो हम उसका कौन सा संवेग निकालेंगे? पहले रेखीय संवेग निकालेंगे, और रेखीय संवेग का क्या निकाल देंगे हम? आघूर्ण। आघूर्ण कैसे निकाला जाता है? घूर्णन अक्ष से उस तक की लंब दूरी, क्रिया रेखा तक की लंब दूरी का क्या कर देंगे हम? गुणा कर देंगे। हमें आघूर्ण पता, जैसे बल आघूर्ण F इंटू आर, रेखीय संवेग का आघूर्ण P इंटू आर, तो टॉप जे बराबर क्या हो जाएगा? जे बराबर P इंटू आर, जे बराबर P बराबर M इंटू V इंटू आर। जे हो गया तुम्हारा कौन सा? कोणीय संवेग। मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड, दूरी का मात्रक मीटर। क्या बन गया? क्या पता चलेगा इससे? इसका मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। विमीय सूत्र क्या होगा? द्रव्यमान का m, एल स्क्वायर टी पावर -1। समय का t ऊपर ले जाएंगे, टी पावर क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। कंफर्म? क्लियर है इतनी बात? अब जाने
राशि कैसी है इसको और समझ ले। सदिश राशि है, वो भी कौन सी सदिश? अक्षीय सदिश। अक्ष की अनुदिश होगी ये। अक्ष की अनुदिश अगर वस्तु घूर्णन गति कर रही है इस तरह से तो कहां को जाएगा? कोणीय संवेग ऊपर को। ऐसे गति कर रही है तो कोणीय संवेग नीचे को होगा। पंखा इस तरह से गति करता है तो उसका कोणीय संवेग क्या है? नीचे। तो उस पर जो भी हवा आएगी उस पर कोणीय संवेग कहां को होगा? नीचे होगा। तो उन कणों की घूर्णन गति कहां को होगी? पंखे की पंखुड़ियों के संबंध में वो नीचे की। अगर यही पंखा इस तरह से घूमे तो उसकी कोणीय संवेग क्या हो जाएगा? ऊपर को। सभी कणों की घूर्णन गतिज ऊर्जा कहां को होगी? ऊपर को। हवा कहां को जाने लगेगी? ऊपर को। अब आई बात समझ में? पंखे से हवा नीचे को ही क्यों आती है? घूर्णन गति के कारण उसकी जितनी भी राशियां हैं वो सब में अक्षीय सदिश हैं और उन पर कोणीय संवेग, कोणीय बल आघूर्ण मीन्स टॉ सब कहां को है? नीचे को, जिसके कारण उनकी घूर्णन गति कहां को हो रही है? नीचे की। तो इसी प्रकार कोणीय संवेग भी कैसी राशि है? सदिश राशि है, अक्षीय सदिश है, ध्रुवीय सदिश नहीं है। वेक्टर चैप्टर में हमने पढ़े थे सदिश दो प्रकार के, ध्रुवीय सदिश, अक्षीय सदिश। इसके बारे में वहां जाने, टॉपिक को क्रम से पढ़ें। एक क्रम में पढ़ने से आप अपना विकास और अपने भविष्य को सुंदर बना। चलिए अब कण का निकाल लिया हमने। हमसे कहा गया पिंड का कोणीय संवेग निकालिए। पिंड का थोड़ा इधर से लिख लें, जगह बन जाएगी। पिंड का कोणीय संवेग। हम यहां पर एक चीज और कह सकते हैं, दृढ़ पिंड का कोणीय संवेग जो अनेक कणों से मिलकर बना है। जब अनेक कणों से मिलकर बना, उनमें अनेक कण होंगे, उन कणों के द्रव्यमान क्या क्या होंगे? m1, m2, m3 एंड सो ऑन। घूर्णक से दूरी r1, r2, r3 एंड सो ऑन। सभी कणों के कोणीय वेग क्या होंगे? ओमेगा ही होगा। सभी कणों का कोणीय वेग क्या होगा? ओमेगा होगा। हमने कण एक का कोणीय, पहले कण एक का वेग निकालेंगे हम, क्यों? हमें संवेग चाहिए। v1 बराबर r1 ओमेगा। v बराबर r ओमेगा रेखीय वेग और कोणीय वेग में हमें संबंध पीछे पड़ा है, वहीं से लिखा है। सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्रम से अवश्य पढ़े, कुछ चीज कठिन नहीं है। सिस्टम में आप चलेंगे 101% आप सफल होंगे। v बराबर r ओमेगा। जब यह वेग है तो कण एक का संवेग क्या होगा? p1 बराबर m1 v1 m1 v1 r1 इंटू ओमेगा। जब कण एक का संवेग मालूम तो कोणीय संवेग मालूम। कण एक का कोणीय संवेग क्या हो जाएगा? J1 बराबर P1 इंटू R1। क्यों लिखा? रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग। रेखीय संवेग P, आघूर्ण R का गुणाकार और लंब द्विमीय। तो ये क्या बन गया? J1 बराबर क्या आ गया? M1 R1 स्क्वायर ओमेगा। इसी प्रकार अन्य कणों की, अन्य कणों के कोणीय संवेग क्या हो जाएंगे? J2 क्या होगा? M2 R2 स्क्वायर ओमेगा। J3 M3 R3 स्क्वायर ओमेगा एंड सो ऑन। पूरे पिंड का कोणीय संवेग, हमें पिंड का कोणीय संवेग चाहिए। पिंड का कोणीय संवेग कैसे निकलेगा? पिंड का कोणीय संवेग G बराबर एक कण का, दूसरे कण का,
तीसरे कण का m0। जनरली सभी लोग इस तरह से समझ लेते हैं कि जोड़ो तो स्फोट निकल आएगा, नहीं। कोणीय संवेग सदिश राशि है, अक्ष के निर्देश है, एक कण का कोणीय संवेग ऊपर को, दूसरे कण का कोणीय संवेग ऊपर को, तीसरे कण का भी कोणीय संवेग ऊपर को। तो इस तरह जितनी जो वस्तु घूम रही है उन सब कणों के कोणीय संवेग कहां को आ रहा है, ऊपर, एक ही दिशा में है, इसलिए इनको जोड़ा जाए। अगर वस्तु इस तरह घूमती, पहले कण का कोणीय संवेग नीचे को, दूसरे कण का भी कोणीय संवेग नीचे को, तीसरे का भी कोणीय संवेग नीचे, एक ही दिशा की सदिश राशियां क्या होती हैं, जुड़ती हैं, इसलिए पिंड का जड़ कोणीय निकालें। जी बराबर m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, m3 r3 स्क्वायर ओमेगा। क्या चीज कॉमन आ गई? अरे वही, क्या m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर ओमेगा कॉमन आ गई। वो इसको तो पीछे कई बार लिख चुके हैं, पीछे वाले भाग में, सिग्मा mr स्क्वायर, वेरी गुड, जी बराबर सिग्मा mr स्क्वायर, जहां सिग्मा mr स्क्वायर क्या होगा, आई क्या कहते से, जड़त्व आघूर्ण किसका, पिंड का। रख दें तो जी बराबर क्या हो गया, आई ओमेगा। इसे कह दें कोणीय संवेग और जड़त्वाघूर्ण में संबंध, या पिंड का जड़त्वाघूर्ण किसी पिंड का संपूर्ण कोणीय संवेग, किसी पिंड का संपूर्ण कोणीय संवेग उस पिंड के जड़त्वाघूर्ण तथा घूर्णन गति के लिए कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है। फिर से रिपीट करते हैं, किसी पिंड का कोणीय संवेग, किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः कोणीय संवेग उस अक्ष के परितः पिंड के जड़त्वाघूर्ण और कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, किसी पिंड का कोणीय संवेग उस पिंड के जड़त्वाघूर्ण और कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर। अतः क्या बनी परिभाषा, किसी पिंड का कोणीय संवेग उस पिंड के जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है। कंफर्म ना, गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है, बात समझ गए ना, बिल्कुल सिंपल। कोणीय संवेग क्या है, कोणीय संवेग और जड़त्वाघूर्ण में संबंध क्या है, दोनों बातें इस बात में क्लियर है। इस टॉपिक, इसी टॉपिक में हम जानने वाले हैं कोणीय संवेग परिवर्तन से आप क्या समझती हैं, और इसी में हम जानने वाले हैं कोणीय संवेग। आगे की ओर बढ़े और हम जानते हैं अब कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, सीधी सी बात कहें, हम कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध जानने जा रहे हैं। क्या है हेडिंग अगली सी की, कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध। कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर को हम यहां जानने जा रहे हैं। कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, या हम कह दें कोणीय संवेग, एंगुलर में मोमेंटम लिया और टॉ लिया, इनमें हम रिलेशनशिप हम पता करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं। तो बल आघूर्ण, बल आघूर्ण के बारे में शुरुआत करते हैं। तो बल आघूर्ण से हमें संबंध स्थापित करना है, तो टॉ बराबर आई इंटू अल्फा। टॉ बराबर हमने क्या पढ़ा है,
आई अल्फा मीन्स टॉ बराबर बल आघूर्ण के बारे में हमने जाना है, आई इंटू अल्फा होता है। क्या कहा हमने? बल आघूर्ण टॉ बराबर आई अल्फा। परिचित हो? यदि कोई वस्तु घूर्णन गति कर रही है तो उसका जड़त्वाघूर्ण और उसके कोणीय त्वरण का गुणनफल ही बल आघूर्ण कहलाता है। जहां ओमेगा बराबर क्या है, अल्फा बराबर क्या है, डी ओमेगा अपॉन डी टी। कोणीय वेग में परिवर्तन की समय दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। रख दे इसे तो टॉ बराबर क्या हो गया, आई इंटू डी ओमेगा अपॉन, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट जान लिया। अब जरा हम कोणीय संवेग के बारे में जाने। कोणीय संवेग के बारे में क्या जानते हैं वो लिखे हम। कोणीय, इसे इसी क्रम में कर लें ज्यादा अच्छा है। कोणीय संवेग जे बराबर आई ओमेगा, नहीं तो पढ़ा भी यार, जे बराबर आई ओमेगा। हम टी के सापेक्ष अवकलन करने पर करें टी के सापेक्ष अवकलन dj अपॉन dt। आई में तो समय आता ही नहीं है इसलिए बाहर डी ओमेगा अपॉन dt। समीकरण नंबर 2 बन गया। 1 और 2 में एक खासियत है, इस तरफ जो आया वही तो इस तरफ आया, जो इस तरफ आया वही तो इस तरफ आया। तो देखें समीकरण 1 व समीकरण 2 से LHS बराबर नहीं RHS बराबर, तो LHS बराबर से क्या बन गया, टॉ बराबर dj अपॉन dt। क्या मतलब हो गया, या dj अपॉन dt बराबर टॉ। क्या बनी परिभाषा, अतः सिंपल सी बात बनी कोणीय संवेग में परिवर्तन की समय दर बल आघूर्ण कहलाती है। कोणीय संवेग में परिवर्तन की समय दर क्या कहलाती है, बल आघूर्ण कहलाती है। कोणीय संवेग में परिवर्तन की समय दर, जिस कोणीय संवेग में परिवर्तन की समय दर क्या कहलाती है, बल आघूर्ण कहलाती है। हम ऐसे भी कह सकते हैं किसी पिंड का बल आघूर्ण उस पिंड के कोणीय संवेग में परिवर्तन की समय दर के बराबर होता है। एक ही बात है, किसी पिंड का बल आघूर्ण उस पिंड के कोणीय संवेग में परिवर्तन की समय दर के क्या होता है, बराबर होता है। जब हमने बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में क्या निकाला, संबंध। इस पूरे टॉपिक को एक साथ पढ़ाने का उद्देश्य केवल इतना है, इसकी आप सभी चीजों को ध्यान से समझें। पूरे टॉपिक से कुछ ना कुछ पूछा अवश्य जाता है। पहले ही कहा चैप्टर पढ़ाने से पहले इस पार्ट को कि यह पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में कहीं अन्य क्वेश्चनों में इससे संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। चले आगे की ओर, एक और पार्ट इसी का आता है, इसी का एक टॉपिक और है, इसी में जाने कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है, इसको भी समझ लें। इसी में कोणीय संवेग संरक्षण यानी संरक्षण वर्ड लग गया तो नियत। कोणीय संवेग वस्तु का क्या होगा, नियत होगा। यानी कोणीय संवेग कोई भी वस्तु होगी, घूर्णन गति कर रही होगी तो उसका कोणीय संवेग क्या होगा, नियत। जैसे हम विस्तार से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, dj अपॉन dt बराबर टॉ। यदि टॉ बराबर 0 यानी वस्तु पर बल आघूर्ण
बाह्य बल आघूर्ण क्या हो, शून्य हो, तब dj अपॉन dt बराबर 0। तो dj बराबर क्या हो गया 0, j बराबर क्या हो गया नियत। मीन्स क्या होगा, यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लागू ना हो तो उसका कोणीय संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं माने नियत होता है। कोई वस्तु पर, कोई घूर्णन गति करती वस्तु पर बाह्य बल आघूर्ण का मान क्या हो, शून्य हो, तो उसके कोणीय संवेग का मान क्या होता है, नियत होता है। एककथन कोणीय संवेग संरचना। पीछे भी याद करें, देखो रेखीय गति का भी हम यहां लिखते हैं। कोणीय संवेग में परिवर्तन की समय दर बल कहलाती है। यदि F बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो dP बराबर भी क्या हो जाता, 0, और P बराबर क्या हो जाता, नियत। इसे कौन सा संवेग, देखिए संवेग संरक्षण का नियम है, ये पीछे पढ़ चुके। तो इसमें क्या दिक्कत है, हम ये कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल का मान शून्य हो तो उसका कोणीय संवेग, रेखीय संवेग क्या होता है, नियत। और यहाँ बल आघूर्ण का मान शून्य हो तो कोणीय संवेग नियत। तो यहाँ क्या बन गया, यदि किसी घूर्णन गति करती वस्तु पर बाह्य बल आघूर्ण तो क्या हो, शून्य हो, तो उसका कोणीय संवेग क्या होता है, नियत होता है। अर्थात J बराबर नियत, और J बराबर नियत, J बराबर क्या है, I ओमेगा बराबर नियत। इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा, I बराबर mr स्क्वायर m2। क्या चीज जानना है, अगर हम R का मान बदल देंगे तो ओमेगा का मान भी बदल जाएगा। R बढ़ा दोगे ओमेगा का मान क्या हो जाए, कम। सीधी सी बात है, एक व्यक्ति हाथ भुजाएं फैला के घूम रहा था, किसी घूमती हुई टेबल पर खड़ा है, उसका कोई बाह्य बल लागू नहीं लग रहा है, वो अपनी भुजाओं को क्या कर ले रहा है, सिकोड़ लेता है। तो सिकोड़ने पर R का मान कम होगा, कोणीय वेग का मान ज्यादा हो जाए। तो यानी वो तेजी से घूमने लगेगा भुजाओं को सिकोड़ने पर, भुजाएं फैला लेगा, फिर से क्या हो जाएगा, उसका कोणीय वेग कम हो जाए। कूदता है जब तैराक किसी ऊपर से स्विमिंग पूल में कूदा या किसी नदी में, देखो वो कलाइयां खाता है, हवा में गुलटाइयां खाता है। जब वो गुलटाई खाता है, ध्यान करो क्या करता है, अपने हाथ पैरों को क्या कर लेता है, सिकोड़ लेता है। सिकोड़ने से क्या होता है, कोणीय वेग का मान बढ़ जाता है, घूर्णन अक्ष से दूरी कम हो जाती है, और R का मान कम होने पर ओमेगा का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि ये नियत है। अगर जड़ ताघूर्ण आप किसी वस्तु का कम करोगे तो कोणीय वेग निश्चित ही उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जड़ ताघूर्ण बढ़ाओगे, जैसे वो हाथ भुजाओं को फैला लेगा तो उसका कोणीय वेग कम हो जाएगा, पानी में बिल्कुल सीधा। यानी जब ऊपर से कूदता है बीच में तो घूम जाता है, लेकिन पानी में जाते समय अपने हाथों को फैला देता है। एक रील में एक धागा डाले, तीली बांध ले, आप उस रील को घुमाएं, जब वो धागा बिल्कुल बाहर दूर को होगा तो ऐसे में उसका कोणीय वेग क्या होगा, कम। लेकिन उस तीली को धीरे से आप सिकोड़ दें, आप घुमाना बंद कर दें, देखेंगे वही धागा और गोली जो बंधी हुई थी उससे वो तेज घूमने लगेगी, क्योंकि R का मान कम कर दिया, उस गोली का जड़ ताघूर्ण कम कर दिया तो कोण। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इनको आप किताब में देखें और जानें, ठीक है ना। इसे पढ़ें, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों बात, तीनों बातों को मैं एक बार फिर से, कोणीय संवेग, रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। G बराबर P इंटू R हो गया, जहां P बराबर M इंटू B हो गया, तो J बराबर MBR हो गया। इस सिद्धांत का प्रयोग नील बोहर के परमाणु मॉडल में किया गया। उन्होंने कहा जो पास में है छोटी कक्षा में तेजी से घूम रहा है, जो दूर में है वो धीमे धीमे घूम रहा है। क्यों, पास वाले में कोणीय संवेग, पास में R का मान कम है तो निश्चित ही उसका कोणीय वेग क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना।
फिर इसके बाद इनमें संबंध टॉ बराबर dj/dt, कोणीय संवेग में परिवर्तन की समय दर को बल आघूर्ण कहते हैं। और फिर कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, यदि बल आघूर्ण का मान 0 हो जाए तो कोणीय संवेग का मान नियत हो जाता है, अर्थात I × ओमेगा बराबर नियत। जिसका जड़त्वाघूर्ण कम होगा उसका कोणीय वेग निश्चित ही क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है ना, क्लियर टॉपिक। इस भाग घूर्णन गति का बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत अच्छी तरह तैयार करें, अपने भविष्य को बहुत उज्जवल बनाएं, आगे बढ़े। अगले भाग में फिर मिलेंगे जिसमें हम समांतर अक्षों की प्रमेय जानेंगे कि समांतर अक्षों की प्रमेय क्या है। तब तक